अस्सलाम वालेकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने नवाज़ शरीफ की कोशिशों पर बात की थी, जिस तरह वो MQM से और चौधरी शुजात से जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन पे हमने एक एनालिसिस किया था और आपके सामने जो फैक्ट्स थे वो रखे थे। और आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन, जो कि इमरान खान के बहुत क्लोज़ रहे हैं। तो इनकी मुलाकातों पर बात करेंगे, इनकी सियासत पे बात करेंगे। इसके लिए मैंने जो है सना मिर्ज़ा साहिबा को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया नबीला। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है और इनका जो इत्तेहाद है, आप इसको किस तरह देखती हैं बहैसियत एक सहाफ़ी? देखिए नबीला, असल में अभी बहुत सी ऐसी चेंजेस हैं जिसका शायद सही मायनों में पॉलिटिकली जिसके ऊपर राय देना थोड़ी सी मुश्किल है। ये मुलाकात ऑलरेडी ड्यू थी और इस मुलाकात के साइंस हमें उस वक्त नजर आने शुरू हो गए थे जब ऑन चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे थे, तो एयरपोर्ट पर ही उनसे मिलने के लिए चले गए थे और उस वक्त बहुत सी आईब्रोज रेज हुई थी कि आखिर ऑन चौधरी साहब इतनी उजलत में उनसे मिलने क्यों गए हैं। खैर, उसका उज़र उन्होंने ये पेश किया था कि मैं उनकी सेहत दरियाफ्त करने गया था और उसके ऊपर उनको पार्टी की तरफ से बज़ाहिर एक शो कॉज नोटिस भी दिया गया था, लेकिन वो एक रस्मी कार्रवाई थी। तो ये जरूर बहुत से लोग दबे लफ्जों बात कर रहे थे कि आईपीपी की आगे चलकर नून लीग के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात होगी, लेकिन दोनों तरफ से इस चीज को डिनाई किया गया। फिर ऐसी ही एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कुछ दिनों पहले चौधरी शुजात साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी हुई और इसको भी यही नाम दिया गया है कि जी वो तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए थे और तकरीबन 15 साल बाद ये मुलाकात हुई थी। लेकिन ये मुलाकात भी ऑलरेडी ड्यू थी जो कि होनी थी काफ लीग और नून लीग के दरमियान। तो मैं समझती हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है, ये फर्स्ट स्टेज मीटिंग है और इसमें सिर्फ इनिशियल चीजों के ऊपर बातचीत हुई है कि हमने कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे सीट एडजस्टमेंट करनी है। और जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है शुजात साहब से, मैं उसको भी इसके साथ टैग करूंगी कि वो मुलाकात भी फर्स्ट स्टेज की मीटिंग के तौर पर हुई है। लेकिन इवेंचुअली नून लीग को मुस्लिम लीग काफ और आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट के ऊपर फाइनल मीटिंग्स करनी होंगी। कल ट्यूसडे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी आईपीपी की हो रही है जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे कि जी। हमने नून लीग के सामने कौन सी लिस्ट रखनी है कि किन सीटों के ऊपर हमने बातचीत करनी है सूबाई और कौमी असेंबली की। तो आई थिंक ये अल्टीमेट चॉइस नून लीग की यही है कि इन तमाम छोटी पार्टीज के साथ, जो बजाहिर तो छोटी पार्टीज हैं लेकिन पंजाब में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी और खास तौर पर पंजाब हुकूमत बनाने या तोड़ने में ये कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं और कौमी असेंबली में भी किसी न किसी हद तक कुछ सीटें जरूर लेंगी, चाहे वो चंद ही हो। और इसमें अगर मैं एमक्यूएम को भी शामिल कर दूं तो गलत ना होगा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नून लीग के साथ लेन देन में किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एग्रीड करती हैं, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा बिजनेस, नून लीग की तरफ से भी और इन पार्टीज की तरफ से भी। और इस तरह नून लीग इस पोजीशन में आ सकेगी कि वो पंजाब को अपने हाथ में ले सके और विफाक में भी किसी न किसी स्ट्रेंथ के साथ पार्लियामेंट में जा सके। जी, ठीक है। जैसा आपने कहा कि इनकी जो बिज़नेस है, अब ये मुत्तहिद होने जा रहे हैं, तो इनका जो ये इत्तेहाद है, मुमकिन है आप क्या फ़ायदा देखती हैं इन जमातों का? देखिए, फायदा तो मेरा ख्याल है सिवाय इसके और कोई नहीं है कि इक़्तिदार में इनको हिस्सा मिले। अगर हम इन तमाम पार्टियों को देखें तो इन तमाम पार्टियों की या तमाम सियासी जमातों की ख्वाहिश होती है कि वो इक़्तिदार में आए। अपोजिशन में बैठना तो बड़ी मुश्किल बात होती है और उसके लिए बहुत दिलगुर्दा भी चाहिए होता है, क्योंकि आपको अगर अवाम को कुछ ना कुछ डिलीवर करना है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास इक़्तिदार मौजूद हो। जहाँ पर इक़्तिदार नहीं होता, जहाँ पर आप हुकूमती बेंचेस पर नहीं होते, वहाँ ना आपको फंड्स मिलते हैं, वहाँ ना आप लोगों के काम करवा पाते हैं, ना ही वोटर को आप किसी न किसी हद तक कोई रिलीफ दे पाते हैं। तो इन तमाम जमातों की ख्वाहिश होगी कि अगर हम जीते हैं तो हम अपने अपने हलकों के लिए कुछ करें। और आई थिंक ये बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज थी जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत बनाई गई थी। एक ट्रायल था मेरी नजर में जिसमें ये देखा गया था कि इतनी सारी जमातों को इकट्ठा करके चलाया जा सकता है या फिर नहीं। और मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला कामयाब रहा। लेकिन इस फॉर्मूले में सिर्फ एक तब्दीली थी कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि मसलहत पसंदी में बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब, उनके लिए शायद ये आसान था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए जो जिस तरह का उनका तर्ज सियासत है, ये बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा कि अगर वो बहुत सी जमातों को साथ लेकर चलते हैं और उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, तो फिर उन तमाम जमातों को साथ लेकर चलते हुए मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो इन तमाम जमातों के मसाइल भी सुने,
उसके साथ साथ उनके लिए स्पेस भी पैदा करें, उनको वजारतें भी दें और उसके साथ इस हुकूमत और इस पूरे निज़ाम को भी चलाएं। तो आई थिंक अच्छा कोशिश तो मैम, की जा रही कतई है। जी जी। कलामी की माज़रत, आपने कहा कि अवाम के मफ़ाद के लिए ये चाहेंगे कि उनके मसाइल को हल करे, उस पे सोचे। लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि हो सकता है कि इनके इस इत्तेहाद में एक जो पार्टी है जो कि अभी उनको हुकूक नहीं मिल रहे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनको दीवार से लगाने की कोशिश करे, तो क्या आपके ख़्याल में ये नहीं है कि ये तमाम जमातें सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए साथ हो रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस एक जमात का अगर हम नाम खुल के ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी अभी सिर्फ हवा में है। मैं अभी एक और प्रोग्राम में भी यही बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का फ्यूचर जो है वो भी क्लियर नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे इलेक्शन कंटेस्ट करवाना है, ये अभी तक इसलिए डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनलाइज नहीं कर पा रही। अगर वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर फाइनलाइज कर लेती है और अग्रीड कर लेती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर वो स्टैंड आउट करते हैं और अपनी पॉइंट्स के ऊपर, अपनी जो उनकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर अगर वो खड़े रहते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान भी मिल सके। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के साथ कम से कम इलेक्शन कंटेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वो डेमोक्रेटिकली पार्लियामेंट में जाएं और वहां पर जो अपनी फाइट है उसको कंटिन्यू कर सकें। वो सही है या गलत है मैं उस डिबेट में नहीं जाती हूं, लेकिन जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते पार्लियामेंट फ्लोर से बाहर रहते हुए। तो आई थिंक ये तमाम जमातें भी यही चाहेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत से बाहर रहे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा टास्क ये है कि क्या लोग इन जमातों को वोट देंगे या फिर नहीं। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जैसे जैसे इलेक्शन की फिजा बनेगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि वोटर की एक्चुअली फील क्या है और वोटर किस पार्टी की तरफ हमें इंक्लाइन नजर आता है। मैम, अगर सियासत की बात करें तो इन तमाम जमातों के इत्तेफ़ाक के बाद आप पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ देखती हैं, या उसका मंज़रनामा क्या होगा इनके इत्तेहाद के बाद? ये अभी थोड़ा-सा क़ब्ल वक़्त है, लेकिन जो मुमकिन सिनेरियो जिस पे इस्लामाबाद में बात हो रही है, वो यही है कि एक ऐसी पार्लियामेंट हो सकती है जो कि हंग पार्लियामेंट कहलाई जाए। हंग पार्लियामेंट इन अ सेंस कि किसी भी एक जमात को 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और ये तजुर्बा खुदा न खास्ता दोबारा दोहराने की कोशिश भी नहीं की जाएगी क्योंकि 2/3 अक्सरियत मिलने के बावजूद भी एक टूथलेस पार्लियामेंट होगी और इसीलिए 2/3 मेजॉरिटी की बात नहीं की जा रही है। जो भी हुकूमत आएगी, जो मुमकिन तौर पर बज़ाहिर नून लीग की नज़र आ रही है, तो उनको भी बहुत कमज़ोर करके लाया जाएगा और ये जो एक पीटीआई का एक हवा बनाया जा रहा है कि आया उसको पार्लियामेंट में कितना स्पेस मिलता है, ये भी एक दबाव बरकरार रखने के लिए उन जमातों पर या उस हुकूमती जमात पर रखा जाएगा कि अगर आपने कहीं दाएं-बाएं करने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अल्टीमेट सेकंड चॉइस हमारे पास अच्छा, मौजूद है या आपने कोई। कहा कि जो मुस्लिम लीग जी, नून है, जी। उनकी हुकूमत बज़ाहिर नज़र आ रही है, तो फिर अगर वो हुकूमत बनेगी तो इसका मतलब है वो टोटली इत्तेहाद की हुकूमत होगी। इन्होंने इत्तेहाद किया है, वो इत्तेहाद की सीटें जो होंगी, जो सीट एडजस्टमेंट है, वो उसकी बुनियाद पे इनकी गवर्नमेंट आ जाएगी। देखिए, बज़ाहिर ये लगता है, उसकी एक वजह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो दोनों पिच के दोनों जानिब खेल रही है। वो ये भी कर सकते हैं कि अगर उनको कहीं किसी स्टेज पर लगा कि वो बाकी पार्टीज़ को साथ मिलाकर अदर दैन नून लीग हुकूमत बना सकते हैं, तो वो उस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देंगे और अगर उनको लगा कि वो इस पोज़ीशन में नहीं है, तो फिर वो हुकूमत के साथ भी जाकर खड़े होने को तैयार होंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि शायद वो अपोज़िशन बेंचेस पे बैठकर सिर्फ देखें, वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करें। तो आई थिंक हर जमात की यह ख्वाहिश होगी कि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर जाए या फिर कम से कम वो हुकूमती बेंचेस पर बैठे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी। लेकिन अगर ये तमाम जमातें भी इकट्ठी होती हैं, तो आई थिंक इसमें ये ज़रूर कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें जो हमारे इस वक्त के जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूड हैं, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली इस वक्त जिस क्रंच से गुजर रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किल फैसले हैं। आईएमएफ से आपका आने वाला एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, दूसरे मुमालिक से आपके ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से लेके चीन तक हर मुल्क ये चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। ये उसी सूरत में आ सकती है जब इंतकाल इख्तिदार पुरअमन तरीके से एक साबका हुकूमत से अगली हुकूमत को मुंतकिल हो। तो आई थिंक इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शंस हों और एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो, अदरवाइज हम किसी भी प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अल्टीमेट चॉइस इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की यही होगी कि वो बेहतर तरीके से हुकूमत के साथ चल सके।
मैम अगर हम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात करें, जिस तरह इनकी एक पीडीएम हुकूमत बनी, उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी, फिर जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ रहना, तो इन सब का जो इत्तेफाक है अवाम की नज़र में आप क्या समझती हैं कि इसकी कोई अहमियत है भी, या इस इत्तेहाद का अवाम पर क्या असर होगा, क्या समझती हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसको हमें दो पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक तो ये कि ये जो 16 माह का इत्तेहाद बनाया गया था, ये पीडीएम की एक हुकूमत के लिए बनाया गया था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कई मरतबा इसका जिक्र किया था कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये खास तौर पर एक पॉलिटिकल अलायंस था जो कि सिर्फ साबका हुकूमत को खत्म करने के लिए किया गया था। अब उस साबका हुकूमत को खत्म क्यों करने के लिए किया गया था? क्योंकि इनको ये खौफ था कि इसमें जनरल फैज जो है उनको आर्मी चीफ नामजद कर दिया जाता पीटीआई चेयरमैन की तरफ से, और उसके बाद 8-10 साल के लिए तमाम सियासी जमातों की साथ लपेट दी जाती। तो आई थिंक ये एक थ्रेट मौजूद था जिसको खत्म करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें कमर बाजवा साहब की कंसेंट भी गालिबन शामिल थी, ये पूरा सेटअप किया गया, इस पूरे सिचुएशन को डिजाइन किया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए खान साहब को निकाला गया। तो आई थिंक ये पूरा सिनेरियो बिल्डअप किया गया और उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस थे सियासी जमातों ने भी किए। ये जो मुश्किल फैसले थे, महंगाई से लेकर आईएमएफ का डिलेड एग्रीमेंट था, फिर उसके बाद हमारा इकोनॉमिकली रुपया कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ हवा में चला गया, ये तमाम वो मुश्किल फैसले थे जो कि इस गवर्नमेंट को करने पड़े, जो कि पीडीएम की थी। लेकिन उनको ये जरूर पता था कि इससे कम से कम ये इससे बेहतर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप 8-10 साल कंटिन्यू करने देते। तो अब मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छे फैसले किए या गलत फैसले किए, लेकिन ये पूरी सिचुएशन इस वजह से डिजाइन की गई थी। अब ये जो कुछ हो गया उसके बाद इस इत्तेहाद का कंटिन्यू करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि हर जमात अपने मफादात के लिए उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुई थी, और हर मुश्किल फैसले, अगर आप खुद नून लीग के लोगों की भी बात सुने, दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि जी एहसन इकबाल साहब ने गलत डिसीजन लिए, वो खुद उनकी जमात से, मिफ्ता साहब कहते हैं कि डार साहब ने गलत फैसले लिए, तो खुद अपनी जमात से ही आवाजें उठती रही कि आप इस पीडीएम की हुकूमत में गलत फैसले कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता था कि आप एक कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट है, आपको ये फैसले करने पड़े। उसके बाद जब ये निगरान सेटअप आया तो इसने भी बहुत से कंप्रोमाइज डिसीजंस लिए, लेकिन इस हुकूमत को एम्पावर किया गया कुछ ऑर्डिनेंसेस के जरिए ताकि ये वो फैसले कर सके जो कि एक निगरान हुकूमत नहीं करती है अमूमन। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक नई गवर्नमेंट आए और उससे पहले का जो एक लॉन्गर टाइम है जो 3 महीने से ज्यादा का है उसमें ये निगरान सेटअप कंटिन्यू करें। तो आई थिंक अब जब इलेक्शन होगा तो नए इत्तेहाद बनेंगे, उस इत्तेहाद में तब्दीलियां आएगी। जब मैंने आपसे शुरू में बात की थी आईपीपी जमात की, मैंने आपसे बात की थी जो परवेज खटक साहब का ग्रुप है उसकी, मैंने आपसे एमक्यूएम की बात की, तो कुछ नए अलायंसेस बनेंगे, नए खिलाड़ी इन होंगे, कुछ पुराने खिलाड़ी या साथी आउट हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा। अवाम के मसाइल की अगर हम बात करें ना, तो इन शख्सियात ने तो, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ है। अगर हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो अवाम में खासी मकबूल है। तो ये आप नहीं समझती कि ये थोड़ा क्रिटिकल बनेगा इस इत्तेहाद का, देखिए अवाम असल की में नजर से अगर हम देखें? देखिए मेरे ख्याल है कि पीटीआई को भी ये समझना माफ कीजिएगा मेरा ख्याल है कि पीटीआई की भी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि एक पॉपुलर वोट तो पीटीआई का है, लेकिन एक बैलेट बॉक्स का वोट है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन वो पॉपुलैरिटी उरूज पर उस वक्त जब खान साहब को इख्तिदार से निकाल दिया गया, जब 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, तो जितने डिजास्टर्स डिसीजन हुए वो शायद खान साहब खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो आई थिंक कुछ गलतियां उनकी जमात ने की, उनके दौरे हुकूमत में हुई, जिनको खान साहब ने बाद में कहा कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं। कुछ ऐसे फैसले और कुछ ऐसी चीजें होती नहीं जिनको केसेस की शक्ल में वो आज तक फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं हर मर्तबा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे फेज से गुजर रही है जिसके बाद वो ज्यादा मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बनकर निकलेगी। ये फेज अल्टीमेटली इस जमात की हिस्ट्री में आना था। इस जेल से निकल के, इन केसेस से निकल के खान साहब को ये समझ आएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यूके की पॉलिटिक्स नहीं है, इसकी डायनामिक्स और है, इसकी हैंडलिंग और है। आप लोगों के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट और ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। जो इलेक्टेबल्स आप इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं अपनी जमात में, आप हार्ड कोर उनके हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं रख देते, क्योंकि वो लोग अपने अपने स्टेक्स के लिए पार्टी में शामिल होते हैं, वो आपकी जमात के एजेंडे पे नहीं होते। जो आपकी जमात और एजेंडे के साथ खड़े थे उन लोगों को तो आपने पीछे कर दिया था, वो लोग आगे आ गए थे जो कि पैराशूट से उतरे हुए थे। तो आई थिंक ये लेसन पीटीआई ने बहुत अच्छा लर्न किया है। और जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी की बात है तो मैं ये कहूंगी कि ये कोई लास्ट इलेक्शन नहीं है, आगे इलेक्शंस होंगे, बहुत होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अरसे के लिए वक्त इंतजार भी करना पड़ता है तो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने 2018 का इलेक्शन फेस किया, साइड लाइन हुई जमात, लेकिन उसके बावजूद भी उनको दोबारा मौका मिला, तो पीटीआई को भी दोबारा मौका मिल सकता है।
ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने अपना तज्ज़िया पेश किया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आप जहांगीर तरीन जो कि इस्तेकाम पार्टी की बानी है और मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ, इन मुलाकातों को, इन इत्तेहाद को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया देखने का।